Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 1 Electric Charges and Fields or Electrostatics, Part 8 Gauss's Law. तो पार्ट 5 में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एक एरिया से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक रैंडम डायरेक्शन में है ऐसे, ठीक है, और हमारा कोई एक एरिया है। तो अगर हमें कोई एक स्मॉल एलिमेंट, सपोज ये कोई एक स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा ए जिसका एरिया है, तो अगर इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं तो निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं। इस क्वांटिटी को फ्लक्स होता है इस सरफेस पे, मतलब इस स्मॉल एलिमेंट जो है ये एरिया का, इस सरफेस पे, इस एरिया पे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम इस एरिया वेक्टर के साथ। और आपको पता होगा एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर होता है किसी सरफेस का एरिया वेक्टर। सपोज ये कोई सरफेस है तो जो इसका एरिया वेक्टर है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा उसका एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये फ्लक्स तो हो गया इस एरिया के लिए, ये छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए। अगर मुझे इस पूरे सरफेस पे निकालना है फ्लक्स, ठीक है, कि इस पूरे एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, यानी इसमें कितना टोटल फ्लक्स है, तो हम फ्लक्स टोटल क्या लिखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे एरियाज हमें लेने हैं बहुत सारे, ताकि वो सारे एरियाज मिलके ये टोटल एरिया बना दे। मतलब एक एरिया हम इधर लेंगे, एक इधर लेंगे, ऐसे बहुत सारे एरिया लेंगे ताकि हम पूरा सरफेस कवर कर दें। तो हम फ्लक्स क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ ई डॉट डी ए, यहाँ पे लिखेंगे ऑल एरिया, ओके, ऑल स्मॉल एरियाज। तो ये हो गया इसके लिए। लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस है तो जैसे कि सपोज एक स्फीयर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दी हुई है हमें किसी रैंडम डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे क्लोज सरफेस के लिए, सिमिलरली जैसा ये है, स्मॉल हम एरिया एलिमेंट लेंगे, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे जिसे हम बोलेंगे डी ए, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ये सारे स्मॉल जो एरिया एलिमेंट्स हैं इन सब पे फ्लक्स निकालेंगे और वो सारे फ्लक्स हम पूरी सरफेस के लिए ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारा, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो ये है हमारा क्लोज सरफेसेस के लिए। तो इंटीग्रेशन पे जो सर्कल लगाया इसका मतलब क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स। तो देखो गॉस लॉ में फ्लक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पूरा फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो फ्लक्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो गॉस लॉ का यूज़ कहाँ आता है, जैसे कि सपोज मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है, इसी एग्जांपल में देखते हैं, और ये वेरी कर रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है। तो अगर ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस सरफेस के अंदर, ठीक है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, मतलब इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, आपको ये निकालना पड़ जाए, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि कहीं स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। तो बीच में कोई चार्ज रखा होगा तभी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं सारे वेक्टर को ऐसे ज्वाइन कर दूं और उन सारे वेक्टर को ज्वाइन करने का जो सरफेस बनेगी, तो उसमें से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो अगर हमने टोटल फ्लक्स निकाल लिया, क्या उस फ्लक्स की नॉलेज से हम ये बता सकते हैं कि अंदर जो अननोन चार्ज रखा हुआ है वो कितना है। इस चीज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं क्या, गॉसेस लॉ। तो ये तो एक एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें चार्ज पता है तो उस चार्ज से अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें एक तो तरीका होता है अपन जो कूलम्स लॉ लगा के करते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गॉसेस लॉ। मेन एप्लीकेशन गॉसेस लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन एप्लीकेशन गॉसेस लॉ का ही है। तो अभी मैंने जैसे बता दिया, अभी इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है। गॉसेस लॉ दिया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे।
तो ये जर्मन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी काफ़ी काम किया था। तो इन्होंने एक रूल दिया, एक लॉ दिया। ये क्या बोलते हैं कि किसी क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स है, ठीक है, जो फ्लक्स है ई डॉट डी ए, वो बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस लॉ। इस चीज़ को देखो इसी क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पर गॉस लॉ से हम कैसे चार्ज निकाल सकते हैं कि अगर मैं ऐसे एक सरफेस बनाऊँ, मतलब हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, सपोज ऐसे मैं इसको एक जॉइन कर दूँ, एक क्लोज सरफेस बना दूँ, 3D में है ये, ठीक है, बाहर भी पॉइंट्स होंगे, नीचे पीछे भी होंगे, तो ये पॉइंट्स मिला के एक मैं क्लोज सरफेस जॉइन कर देता हूँ। तो इस सरफेस को हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस को बनाने के बाद इस सरफेस पे से हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे और उस टोटल फ्लक्स को बराबर रखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू क्या आ जाएगा हमारा, इस केस के लिए क्यू क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा, फ्लक्स बना देते हैं, नॉर्मल फ्लक्स लिख देते हैं, इनटू एप्सिलॉन नॉट, यह आ जाएगा क्यू जो अननोन चार्ज है। ओके, बट जैसे कि यहाँ पर बात की हमने, मेनली हम गॉस लॉ को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखिए गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले एक और चीज़, जो कि एक और एप्लीकेशन है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सरफेस दे दिया आपको, ठीक है, सपोज मैं अभी एक क्वेश्चन बनाता हूँ कि अगर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है 3 नैनो कूलम प्लस, ठीक है, और आपको एक कॉम्प्लिकेटेड शेप दे दी, ठीक है, कुछ भी ऐसे एक आपको ऐसे शेप दे दी, इसकी इक्वेशन भी दे दी आपको, z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, आपको ये एक क्लोज सरफेस दे दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और आपसे पूछा जाए कि इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इधर, ठीक है। तो देखो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट लेंगे एक्स वाई, वहाँ से ये डिस्टेंस निकालेंगे, अगर आपको इसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है तो, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस सरफेस को यूज़ करते हुए आप डबल इंटीग्रल करेंगे और टोटल फ्लक्स निकालेंगे। बहुत लंबा प्रोसीजर होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इससे फ्लक्स निकालना है हमको, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फ्लक्स क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू कितना है 3 नैनो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आ गया फ्लक्स एक ही लाइन में। तो फ्लक्स अगर आपको निकालना, कोई सरफेस दे रखी है, तो डायरेक्ट आप एक लाइन के अंदर आंसर लिख सकते हैं कि क्यू एनक्लोज्ड कितना उस सरफेस में 3 नैनो कूलम और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बस फ्लक्स आ गया, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी कि अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना हो किसी सरफेस पे, अगर आपको चार्ज पता है कि एनक्लोज कितना कर रहा है, तो बस उस चार्ज को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से, आपको टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मेन चीज़ है कि हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो देखो हम कूलम लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, जैसे कि आपको याद होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, हमने क्या किया था, आया था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कूलम लॉ से निकाला था, ठीक है। ये सेम चीज़ हम देखो गॉसेस लॉ से कैसे निकालते हैं। तो देखो कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हमें इस पॉइंट पे जो कि है आर यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है, हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। तो देखो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या है, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, ओके। तो गॉसियन सरफेस मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, ठीक है, देखो मैं ये भी एक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, एक ये भी गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, बहुत सारे गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, ओके। हमें करना क्या है, देखो पहला एक रूल है गॉसियन सरफेस का कि गॉसियन सरफेस है ना किसी डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए। तो अगर इसकी लोकेशन ये है तो हम गॉसियन सरफेस ये नहीं ले सकते जो उससे पास हो रही है, ठीक है, इससे पास हो रही है ऐसी गॉसियन सरफेस हम नहीं ले सकते। हमें या तो अंदर ये गॉसियन सरफेस लेनी है या फिर बाहर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक सिमेट्री का यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि अगर जो आर यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, उसकी जो स्ट्रेंथ है
वो यहाँ पर भी होगी बराबर आर यूनिट डिस्टेंस पे, इधर भी एक बराबर फील्ड होगी, इधर भी आर यूनिट पर, इधर भी आर यूनिट पर। तो ये अगर इक्विडिस्टेंट पॉइंट हैं इस चार्ज से तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो हमें इस सिमेट्री का यूज़ करना है। तो देखो ये है हमारा गॉसियन सरफेस, ये एक क्लोज्ड सरफेस है, मतलब एक स्फीयर है, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ये एक पॉइंट लेते हैं और एक स्मॉल जो एरिया एलिमेंट है, अगर इस पर फ्लक्स निकालूं तो देखो यहाँ पर एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। हर पॉइंट पे कहीं भी आप देखोगे, अगर मैं यहाँ लूँगा तो एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आएगी। यहाँ लूँगा तो भी एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में जो एंगल है वो है 0 डिग्री। ओके, तो पहली चीज़ तो हो गई ये, यहाँ ढंग से लिख देते हैं। पहली चीज़, अगर हम ये गॉसियन सरफेस लेते हैं तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इज 0 डिग्री। सेकेंड, और ये भी बहुत क्रूशियल पॉइंट है, देखो हम कूलम्ब लॉ से हमें पता है कि यहाँ से आर यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसीलिए हमने ये सरफेस स्फेरिकल शेल लिया है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हमारा क्या है, सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट्स। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालनी है, तो देखो हमारा गॉसेस लॉ से फॉर्मूला क्या आता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अंडर टोटल कितना चार्ज है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा डायरेक्ट लिख दो। ओके, अब देखो, अब हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे। एंगल बिटवीन ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री, तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हमको पता है क्या होता है, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर ये वेक्टर साइन क्यों नहीं लगा रहे, जैसे कि आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट के बाद जो भी क्वांटिटी आती है वो बस एक मैग्नीट्यूड होता है, तो यहाँ पर ई और डी ए ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ई ए यहाँ पर सब सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है। कॉस 0 कितना होता है, 1, ठीक है। पहले पॉइंट से कॉस 0 हो गया 1। सेकंड, ई हमारा कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, तो हम ई को बाहर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम ये लिख सकते हैं, ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डी ए, अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ और इस स्फीयर पे मैं सारे छोटे एरिया एलिमेंट्स ऐड करता हूँ, तो टोटल एरिया हमारा कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया। और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ छोटा था या बड़ा था, छोटा था, तो हमारे स्फीयर की रेडियस क्या है, स्मॉल आर इंटू क्यू एनक्लोज मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले लिख देते हैं आर स्क्वायर। ये क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 1 बाई के, तो के ऊपर चला गया मतलब, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो आ गया ना हमारा रिजल्ट। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वहाँ पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं भाई, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये। तो देखो गॉस लॉ से यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो यहाँ से देखो मेन चीज़ जो सीखने वाली है वो ये है कि हमने यहाँ पर सिमेट्री का यूज़ किया। सिमेट्री का ऐसे यूज़ किया कि एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हर जगह पर उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ओके, तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट था
ई डॉट डी ए वो सॉल्व हो गया, बस ई इंटू ए आ गया हमारा, ई इंटू डी ए, बस मैग्नीट्यूड। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर जगह पर सेम है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म है, हम इसको बाहर ले सकते हैं। बाहर ले लिया, फिर बस एरिया जो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है उन सबको इंटीग्रेट करना है, सारे सारे एरियाज ऐड करने हैं, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बस आपका नेक्स्ट लाइन में आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इससे पहले कि हम थोड़े से और अच्छे एडवांस क्वेश्चंस करें, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सपोज़ आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में एग्जिस्ट करती है 200x I, यहाँ पर यूनिट्स को छोड़ दो या फिर लिख दो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हमें एक सरफेस दिया हुआ है, एक सिलेंडर दिया हुआ है। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका एक पॉइंट रखा हुआ है ओरिजिन पे, ये है x, ये है y। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसमें से टोटल फ्लक्स कितना आएगा। ठीक है, इस पूरे सिलेंडर में से। तो देखो, सिलेंडर में थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। ये हमारा सिलेंडर है, इसकी हमें रेडियस दे रखी है। ठीक है, सपोज हमें रेडियस दे रखी है इसकी है 2 मीटर, तो ये डायमीटर हमारा कितना हो गया 4 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो हमें लेंथ दे रखी है 10 मीटर, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 0 0, और ये पॉइंट क्या हो गया 10 0, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 200x I, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। तो देखो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे। हम इस चीज़ को, ये जो हमारा सरफेस है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, एक तो हो गया ये सर्कुलर जो पोर्शन है इस एंड का, इसे बोल देते हैं 1। सेकंड जो सर्कुलर पोर्शन है इसे बोल देते हैं 2, और ये थर्ड जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है ना, इसे बोल देते हैं 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमें निकालना है टोटल फाई, तो वो क्या हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 कितना आएगा हमारा 200 0, x का वहाँ पर कितना है 0, तो 0। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे 0 है, तो हमारा फ्लक्स कितना हो गया, हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A1 और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब हमारा फ्लक्स एट 1 होगा E1 डॉट A1। ओके, तो देखो पहली चीज़, यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, है ना। ओके, πr² - I होगा ना, क्योंकि अगर मैं इस पे नॉर्मल डालूं इस सरफेस पे तो वो लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर आएगा नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इधर 0 है, तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फ्लक्स आएगा 0। φ2, यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या होगा E2 डॉट A2। E2 क्या है हमारा, E2 कितना है, E2 होगा 200x हमारा कितना है यहाँ पर 10, तो 2000 I, है ना, इस डायरेक्शन में I में। और हमारा A2 वेक्टर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है इस पे अगर मैं नॉर्मल डालूँ तो इस डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन कहाँ आएगी पॉजिटिव x में यानी I में। तो हमारा A2 क्या है πr² I, और ये हो गया हमारा r था हमारा 2 मीटर ना, 2 मीटर, तो ये हो गया 4π I। तो अगर हम φ2 निकालेंगे तो देखो A2 cos थीटा, cos यहाँ पर एंगल दोनों के बीच में कितना है, दोनों पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी, तो एंगल दोनों के बीच में 0, cos 0 होता है 1। तो हमारा φ2 क्या आ गया 2000 × 4π, ये आ गया हमारा 8000 पाई को सॉल्व मत करो अभी। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे हमारा 0 था क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 थी।
थर्ड सरफेस कर्व, ओके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें फाई 3 निकालना है। ओके, अब फाई 3 निकालना है तो देखो ये हमारा सरफेस है। अगर मैं कोई भी एक एरिया एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल कोई एरिया एलिमेंट लेता हूँ, ये एरिया एलिमेंट कहाँ आएगा, इसकी जो इस एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन आएगी, मतलब एरिया वेक्टर, वो कहाँ आएगा, यहाँ बाहर की तरफ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पर किस डायरेक्शन में है, सारी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो देखो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और हमारा एरिया वेक्टर इस सरफेस से परपेंडिकुलर है, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, 0। तो आप कोई भी एरिया एलिमेंट लें, ये लें, नीचे का लें या ऊपर का लें, ठीक है। अब ऊपर का हम एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर हमारा, अगर हम ऊपर एक एरिया एलिमेंट लेंगे तो हमारा एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री। हर पॉइंट पे कर्व सरफेस के जो एरिया वेक्टर है, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्स डायरेक्शन में, तो एंगल हर जगह 90 डिग्री आएगा एरिया वेक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए टोटल फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस इज 0। तो हमारा फाई 3 क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और हमारा ई डॉट डी ए हम क्या लिखेंगे, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है, 0, तो फाई 3 0। तो हमारा नेट फ्लक्स कितना आया, 510, फाई 2 हमारा था 800 या 8000 पाई प्लस फाई 3 0। टोटल फ्लक्स आ गया हमारा 8000 पाई। और इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर इनिशियली आपसे पूछा जाए कि फ्लक्स निकालो और ये बताओ कि अंदर टोटल चार्ज कितना है, अगर कुछ है तो आप टोटल चार्ज क्या निकालोगे, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड आपका कितना आ गया, 8000 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आप क्या क्यू आ गया, ठीक है। तो ये है यूज गॉस लॉ का। तो आप किसी अननोन सरफेस के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी रीजन में, तो आप ऐसे निकालेंगे, फ्लक्स निकाल के फिर बस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा। इसका रिवर्स प्रोसेस भी कर सकते हैं। अगर सपोज हमें कुछ चार्ज, रैंडम चार्ज दिए हुए हैं और उनका हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सपोज ये कुछ -3 नैनो कूलम है, और ये है 4 नैनो कूलम, ये है 8 नैनो कूलम, ये 120 नैनो कूलम। सिमिलरली ये कुछ भी डाल दो, -105 नैनो कूलम, और आपको एक डिफाइंड सरफेस दे दिया आपको, ठीक है, कि एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, आपको ये सरफेस दे दी, क्लोज सरफेस, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्लोज सरफेस पे फ्लक्स निकालो। तो देखो अगर हम कूलम्स लॉ के तरीके से चलेंगे, कूलम्स लॉ से, तो यहाँ पर कितना मुश्किल हो जाएगा। हमें हर किसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हर पॉइंट पे, और फिर उन सब का हमें फ्लक्स निकाल के उन सबको ऐड करना है। तो इस वाले के लिए हमें सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेंगी इधर, ठीक है, फिर सारे हमें इसकी वजह से फ्लक्स निकालने पड़ेंगे, या फिर हम इन सब चार्जेस की वजह से हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर वहाँ पर फ्लक्स निकालें और फिर इन सबको ऐड करें। तो देखो दोनों केसेस में बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर खूबसूरती आती है गॉस लॉ की। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड क्या है, अगर मल्टीपल चार्जेस है तो उन सब का सम होता है क्यू एनक्लोज्ड। तो इन सब का सम कितना हो गया, 8 + 4 12 प्लस 120 132 132 माइनस 108, मतलब कितना हो गया ये 124। तो 24 नैनो कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो, जो भी होते हैं 8.856, जो भी वैल्यू है वो डाल दीजिए, आपका फ्लक्स आ गया एक लाइन के अंदर आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप दोनों चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो था ये वाला जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है, समझाने के लिए कि अगर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो वहाँ पर जिस पॉइंट पे हमें निकालनी है वहाँ पर हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये जो है ये है गॉसियन सरफेस, ठीक है। फिर हम गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स निकालते हैं। हम यहाँ पर सिमेट्री का यूज़ करते हैं कि
इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर है उन दोनों की डायरेक्शन सेम हो और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तो हमारा ये जो इंटीग्रल में जो अदरवाइज बहुत मुश्किल काम हो जाता वो बहुत आसान हो गया। हमारा ई बाहर आ गया और हमारा बस एक इंटीग्रल बचा है सरफेस एरिया आप निकाल लो, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ का यूज़ करते हुए सॉलिड बॉडीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी पॉइंट पर। ओके, तो उन सब के अंदर ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ठीक है, और ये सब हम सिमेट्रिक सरफेस कैसे लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।